अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद शबील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और इसमें मलिया हाशमी ये प्रोग्राम करती थी, वो इस वीकेंड के ऊपर अपनी निजी मसरूफियात की वजह से अवेलेबल नहीं है, तो इस वीकेंड के ऊपर ये प्रोग्राम मैं आपके साथ करूँगा। ये प्रोग्राम हम ऐसे मौके पर कर रहे हैं जहाँ मुल्क भर में और दुनिया भर के अंदर यौम आशूर इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन हमें वाक़या करबला और सैयद शुहदा की शहादत के हवाले से बहुत सी याद दहानी भी करवाता है और उसके साथ साथ हमें बहुत से इसके दर्स भी मिलते हैं। और उसमें सबसे बड़ा दर्स जो है कि वो हक़ और सच के साथ खड़े रहना और हक़ और सच के लिए किसी भी बड़ी कुर्बानी से दरेक ना करना और जालिम और जाबिर हुक्मरान के सामने जो है कि सरनगू होने की बजाय सर कटवाने को तरजीह देना और फिर सब्र और इस्तेकामत के साथ अल्लाह की राह पर चलना जो है, ये इसके बुनियादी जो तालीमात हैं, ये हमें इसका दर्स मिलता है। आज अब हम प्रोग्राम करेंगे तो इस वक्त जो पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, जिस सियासी बेचैनी से गुजर रहा है, जिस माशी तनज़ली के दौर से गुजर रहा है और फिर हमें समाजी और माशरती तौर के ऊपर भी हम देखें तो उसके अंदर बड़ी इस वक्त हिजान की और एक परेशान कुन सूरत हाल है। तो इन हालात के अंदर हमें जो राह हक का रास्ता बताया गया, दिखाया गया, उस पर चल के हम किस तरह से एक कौमी हम आंगी क्रिएट कर सकते हैं और मुल्क को एक तामीर और तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर लेके चल सकते हैं, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है, मेरे दाएं तरफ तशरीफ रखते हैं कर्नल असद साहब, दिफाई तजिया निगार हैं, और मेरे बाएं जानिब तशरीफ रखते हैं चौधरी खादिम अली मांडला साहब, जो मजहबी हवाले से भी और सियासी हवाले से भी काफ़ी अबूर रखते हैं और इस तनाज़ुर के अंदर गुफ्तगू करेंगे। और हमें थोड़ी देर तक स्काइप के ऊपर ऑनलाइन हमें ज्वाइन करेंगे राजा आमिर अब्बास साहब, और ये पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान हैं और नैब के साथ भी वाबस्ता रहे हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुश आमदीद करता हूँ। और चौधरी साहब, आपसे बातचीत शुरू करेंगे। और जो इब्तिदा के अंदर जो मैंने बात की कि यौम आशूर का पैगाम हमें क्या दर्स देता है, पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है वो भी कोई हमसे ढके छुपे नहीं है, तो इन हालात के अंदर आप यौम आशूर की और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात की रोशनी में आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान को हम कैसे आगे लेके चल सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब, आपने मदू किया और बोलने को मौका दिया। बात यह है कि आज का दिन नवासे रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के हवाले से जो बनाया जा रहा है, पूरी दुनिया भर के जो मुसलमान हैं इस मार्के को एक नज़र से तो याद रखते हैं कि यहाँ जुर्रत, बहादुरी, शजाहत, इस्तकामत और सब्र का जो है ना एक पहाड़, कि एक तरफ 72 अफराद नवासे रसूल के साथ और दूसरी तरफ 22,000 का लश्कर, कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। कोई दुनिया की कोई तारीख जो है ना, इसको उठा के देख लें, बावजूद इसके कि वहाँ का जो गवर्नर था फिर भी यजीद को खत लिख रहा था कि 22,000 कम हैं और यहाँ भेजे जाए। उन्होंने कहा भाई क्या हो गया, दिमाग खराब है, आगे 72 हैं और ये 22,000। तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं ये 72 कौन है, ये अली के लख्ते जिक्र है, नवासा रसूल है, तो इनसे लड़ना को मजाक नहीं। फिर दूसरा जो बड़ा सबक कि जब आप मक्का से कूफा की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में जो फर्जक शायर मिला तो उसने सारे हालात वाज़े कर दिए कि बात यह है कि वहाँ के हालात ख़राब है। मुस्लिम बिन अकील की लाश मैंने लटके देखी है, जो सारे कूफी हैं वो सारे फिर गए हैं, ये जो खतूत लिखने वाले थे, दावतें देने वाले थे, जो सारे जो है ना यजीद के आगे सर तस्लीम खम कर चुके हैं, तो आप वापस चले जाएं। तो मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो अल्फाज थे उस वक़्त, उन्हें कहा कि मुस्लिम बिन अकील की जो लाश है वो आपने लटकी हुई देखी ना, झुकी तो नहीं देखी। तो अगर वो नहीं झुकी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कैसे झुक सकते हैं? कि मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ कि हक को बातिल का मार्का था, कि अगर हुसैन अलैहिस्सलाम उनकी बातों को या दलीलों में आ जाते तो वापस हो जाते, या जैसे वहाँ बाकी भी साथी जो है मशवरे दे रहे थे, तो मेरा ख्याल है कि ये तो फिर हक को बातिल का मार्का ही ना कहलाता। आज हक के ऊपर लोग खड़े होने की अगर जुर्रत लेते हैं तो मेरा ख्याल है वो वाक़ई करबला से मिलती है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलती है वो ताकत कि भाई नहीं, जहाँ हक होता है हक के आगे आपने डट जाना है।
کھڑے ہو جانا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ساز و سامان اور افرادی قوت جب دیکھنی ہے کہ زیادہ ہے لیکن آپ نے حق کی طرف جانا ہے۔ پھر وہ آیت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اللہ کے راستے میں نکلو، تم تھوڑے ہو یا زیادہ ہو، جس حال میں بھی ہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو تو، مانو تو۔ میرا خیال ہے کہ اللہ کے حکم انہی ہستیوں نے جو ہے وہ عملی جامے ان کو پہنائے۔ آج ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہماری شارک، ہمارا کشمیر دشمن کے شکنجے میں ہے اور 75 سال سے ہم دلیلیں پیش کرتے ہیں، ہماری معیشت بہتر نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ جب حق و باطل کی بات آتی ہے تو پھر اللہ کے احکامات جو ہے نا وہ سب سے بڑے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر پھر عددی چیزوں کے اوپر جو ہے کہ کم اور بلکہ جذبے کے اوپر زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے۔ کرنل اسد صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا، اور اس طرف جو پاکستان میں خاص طور پہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ خیر و شر کی لڑائی ہمیشہ سے ازل سے رہی ہے اور اب تک جاری رہے گی، اور اس میں ہمیشہ جو ہے کہ کامیابی جو ہے کہ وہ خیر کو ہی ہوتی ہے، اور اس وقت ہوتی ہے کہ جب ان کے اندر ایک مصمم ارادہ ہو، ایک عزم ہو اور ایک جوش اور ایک ول موجود ہو کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ آج پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، ہم ہر محاذ کے اوپر ہم دیکھیں تو بڑی ایک بے یقینی، ایک پریشان کن صورتحال سے ہم دو جا رہے ہیں۔ تو وہ جو کوالٹیز جن کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے اس قسم کے حالات سے کسی قوم کو، کسی ملک کو نکالنے کے لیے، وہ کہیں کہیں ہمیں کم دکھائی ہے ضرور، یہ نہیں ہم کہہ رہے ختم ہو گئی، وہ ہے ضرور لیکن شاید کم دکھائی دیتی ہیں، اور مقابلے میں جو شرق والی سوچ ہے وہ کافی نظر آتی ہے۔ تو اس کو کیسے ہم اوورکم کر کے آگے نکل سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ میں بالکل آپ سے متفق ہوں، جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے پاکستان کے اندر، وہ کسی بھی شخص کے لیے، عام پاکستانی کے لیے انتہائی تکلیف کا باعث ہے۔ میں آپ سے بتاؤں، آپ یقین مانیں، آپ روڈز پہ چلے جائیں، سڑکوں پہ چلے جائیں، لوگوں سے ملیں، گاڑیوں میں ان کو دیکھیں، ٹریفک کے اندر آپ ان کو دیکھیں، کسی شخص کے چہرے پہ آپ کو مسکراہٹ نظر نہیں آتی۔ حقیقت میں آپ کو بتا، اور ہر چیز کے اندر آپ انسان کو، پاکستانی کو تفکر کے اندر آپ دیکھتے ہیں، پریشانی کے اندر ڈوبا ہوا دیکھتے ہیں۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اسپیشلی یہ مجھے کہنا چاہیے کہ مہنگائی تو چلو آ رہی تھی، ان 15-16 مہینوں میں انفارچونیٹلی پی ڈی ایم کا جو طرز حکمرانی رہا ہے، ان کا کوئی تعلق کسی چیز کے ساتھ نہیں تھا، عوام کے ساتھ نہیں تھا۔ جو بھی انہوں نے کیا وہ صرف اپنے لیے کیا، اپنے آپ کو مقدموں سے نکالنے کے لیے کیا، نیب کو ختم کرنے کے لیے کیا، اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے کیا۔ بٹ انفارچونیٹلی ناٹ ایون اے سنگل بل جو کہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر لے کر آئے ہو کہ نہیں ہم عام لوگوں کے لیے ایک لحاظ سے کریں گے۔ ڈیفینیٹلی میں آپ سے بتاؤں، اگر ہم پاکستانی لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کے آئی کیو کو جب ہم کمپیئر کرتے ہیں، زیادہ ہم دور نہیں جاتے، آپ انڈیا سے کریں، آپ بنگلہ دیش سے کریں، آپ ایون نیپال سے کریں، آپ یقین مانیے کہ آئی کیو لیول ایک عام پاکستانی کا انڈین اور بنگلہ دیشی سے بہتر ہے۔ یہ آپ بالکل ریکارڈ کو چیک کر سکتے ہیں۔ بٹ میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ اگر تھوڑا سا تاریخ کی طرف چلے جائیں، آفٹر قائد اعظم اور پھر آپ لیاقت علی خان کو لے لیں، ان دونوں کے بعد اور آج تک اگر آپ چل کے آ جائیں، کسی ایک پرسنالٹی کو بھی جس نے پاکستان کو رول کیا، وائدر دیور دی ملٹری رولرز یا پھر آپ پولیٹیکل رولرز کی آپ بات کرتے ہیں، کسی ایک کے اندر بھی وہ ایکیومن، وہ ایک پرسپشن کہہ لیں، ایک اس کے اندر وہ لگن یا ویژن کہہ لیں، وہ نظر نہیں آتی۔ آپ یہ کہیں کہ نہیں، یہ لوگ ایسے تھے کہ یہ جس کو سیلف سینٹرڈ نہیں تھے، وہ صرف ملک کے لیے سوچتے تھے، ملک ان کے لیے امپورٹنٹ تھا، ان کے لیے لوگ امپورٹنٹ تھے، اور انہوں نے جو بھی فیصلے کیے وہ صرف عوام کے لیے کیے۔ انفارچونیٹلی ایسا نہیں تھا۔ آفٹر لیاقت علی خان آپ کو جتنے بھی رولرز ملے، ویدر دیور پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹر یا ایون دی گورنر جنرل، انفارچونیٹلی سیلف سینٹرڈ، لالچی، اقتدار کے اندر زیادہ رہنا، اور آج سچویشن یہ پہنچ چکی ہے، میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ اب جب یہ حکومت ایک لحاظ سے اپنا ٹینیور پورا کرتی ہے، میں تو اس سے بڑھ کے آگے کچھ کہنے کو تیار ہوں کہ ہم تو بھی معافی مانگتے ہیں اس پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ سے، جس ملک کے اندر خواجہ آصف جیسے پولیٹیشنز موجود ہوں، جو وزیر دفاع انڈیا کا راج ناتھ ہے، وہ کہتا ہے جی کہ ہم تو کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فوجیں ایل او سی کو کراس کر جائیں،
اور یہ آپ کا وزیر دفاع جو ہے وہ اپنی خواتین کے اوپر دشنام ترازی کر رہا ہو، ول یو ریئلی بائی اٹ کہ دس از دی اسٹیج؟ اور یہ اس طرح کے لوگ ہیں جو پالیٹکس کو کر رہے ہیں. اب اس میں پارلیمانی سیاست کی طرف بھی آئیں گے. ابھی راجہ عامر عباس صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا، میں ان کی طرف بھی چلتا ہوں کہ پاکستان جس سٹیج کے اوپر ہے، راجہ صاحب ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہمارا دین ہمیں درس دیتا ہے، جو ہمیں سبق ملتا ہے، خواہ وہ واقعہ کربلا ہو یا جتنی بھی ہم ہسٹری دیکھ لیں، اس کے اندر ہمارے لیے بہت سے اسباق موجود ہیں. اس وقت جو موجودہ صورتحال سے ہم پاکستان کو اگر آگے کی طرف دیکھنا چاہیں، آگے لے کے جانا چاہیں، تو اپنی اس تاریخ سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اور آگے کس طرح سے لے کے چلنا چاہیے، اس پوائنٹ پہ آپ بات کریں. پھر ہم جو ہے کہ وہ جو الیکٹورل ریفارمز یا جو باقی ہماری اس وقت جو قانون سازی ہو رہی ہے یا پارلیمنٹ کے اندر، یا ابھی کرنل صاحب یہ بات کر رہے تھے اسد صاحب کہ ہم ہمیشہ حال کے اوپر فوکس کرتے ہیں، فیوچر کو شاید ہماری حکومت نے، حکمرانوں نے جنریشنز کے بارے میں نہیں سوچا، ذات کے بارے میں حال سوچا، مستقبل اور اپنی جنریشن کو ہم بھول گئے، جس وجہ سے شاید آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں. تو اس پوائنٹ کے حوالے سے آپ کچھ کہیے گا. جی دیکھیں جی، اگر ہم واقع کربلا کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ وہ ہمیں درس دیتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کو بچانا تھا. ان کا سول پرپس تھا کہ میں نے اسلام کو بچانا ہے اور کفر کے مقابلے میں جھکنا نہیں ہے. میں نے کسی ایسے کے آگے سر نہیں جھکانا کہ جو کہ اسلام اور اصولوں کے خلاف ہو. تو ہم نے جو چیزیں بھلا دی ہیں کہ ہم نے یہ سب سے پہلے بھلایا کہ ہمیں اتنا ایک مملکت پاکستان جو اسلام کے نام پہ ملی، ہم نے اسے بچانا تھا. اس کو بچانے کے لیے جو ہماری حکمرانی کا ایک سٹائل آیا، وہ حکمرانی کا سٹائل وہ آیا کہ جہاں پہ ہم نے پاکستان کو سائڈ پہ رکھا اور ہم نے جو ہے وہ جو انگریز ہمیں ایک سسٹم دے گیا تھا، اس سسٹم کو انجوائے کرنے کے لیے، اس کی مہارت حاصل کرنے کے لیے، اس جو کرپشن کا ایک ایلیمنٹ اس میں تھا، اس کو دیکھتے ہوئے ہم تمام چیزیں بھول گئے، ہم مذہب بھول گئے. ہم نے کہا کہ جی نہیں، ہم حکمران بن گئے ہیں، ہمیں ایک ملک مل گیا ہے. اور انہوں نے جو مذہب بچایا تھا امام حسین علیہ السلام نے، وہ آنے والی نسلوں کے لیے بچایا تھا، انہوں نے مسلمانوں کے لیے بچایا تھا. لیکن ہم نے اپنی عوام کو بھلایا، ہم نے غریب لوگوں کو بلایا، اور ہمارے جو انفارچونیٹلی لیڈرز آئے وہ ایسی ایک اشرافیہ میں ڈھل گئے کہ جس کو ہم کمپیئر کریں کسی بھی طریقے سے جو ہمارے اسلامک لیڈرشپ ہے تو اس سے کوسوں دور وہ چلے گئے. اگر آپ دیکھیں عیاشیوں میں لگ گئے، فرعونیت ان میں آ گئی، کرپشن آ گئی، ان میں اربوں روپے کی جائیدادیں بنانے کا آ گیا، پھر ڈکٹیٹرشپ آ گئی اس طریقے سے کہ فرعونیت آ گئی. اور الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ جب حق اور سچ کی جو لڑائی ہوتی ہے اور جو ظلم کا نظام ہے وہ تو کہیں نہیں چل سکتا. اور انفارچونیٹلی جو رول آف لا ہے ہمارے ملک میں، جو سب سے بڑا ایک ڈائلیما ہو گیا، وہ یہ ہو گیا کہ قانون کی جو ہم کہتے ہیں حکمرانی، وہ اس ملک سے ختم ہو گئی. کسی کو اکاؤنٹیبلٹی کی طرف لے جانے کا جو کانسیپٹ تھا وہ ختم ہو گیا، اور ہر کوئی عقل کل کے طور پہ آتا تھا اور ایک نئی قسم کی وہ جو سی ہے ایک ایکسپیریمنٹ کر کے اس ملک کو ایک ایکسپیریمنٹ کی لیب بنایا گیا. الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ ہم ابھی انڈیا کی مثال دی کرنل صاحب نے، لیکن انڈیا میں جو جمہوریت ہے وہ اپنی جگہ پہ بڑی قائم رہی، اور جمہوری اقدار کو انہوں نے بالکل نقصان نہیں پہنچایا. ہمارے ہاں جو ڈیموکریسی تھی اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کیا گیا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا کہ 10-10 11-11 15-15 سال. اور پھر جو حکومتیں آئی انفارچونیٹلی، وہ حکومتیں بھی انہی کی پیداوار ہوتی تھی کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہوتی تھی، انہی کے بغل بچے نکلتے تھے اور کسی نہ کسی طریقے میں ان کو حکومت دے دی جاتی تھی. رائے صاحب، طرز حکمرانی بھی ڈیموکریٹک نہیں ہوتا پاکستان کے اندر، بدقسمتی کے ساتھ وہ لگتا ہے کہ تسلسل ہی چل رہا ہے اس کا. جب آپ ایک لیبارٹری میں لوگوں کو بنا کے اور لوگوں کو اس انداز میں لا کے بیٹھا دیں گے اوپر کہ جناب اب ہمارے بعد آپ کو ہم ٹرین کر رہے ہیں، آپ نے آنا ہے، اور عوام کے پاس جو عوام کی مینڈیٹ ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا، تو پھر یہی نتیجہ ہوگا. ابھی ہم حالیہ جو دور پہ آ جاتے ہیں، یہ 15-16 ماہ میں ہم نے کیا سیکھا ہے، ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ہم نے یہی دیکھا کہ جناب
एक जो गवर्नमेंट थी, चले वो महंगाई थी, गवर्नेंस नहीं थी, उसके अपने फ्लॉज थे, बट व्हाट हैपेंड कि इस ममलिकत में किन लोगों को ला के बिठा दिया गया? उन लोगों को ला के बिठाया गया कि जिनके ऊपर मेगा करप्शन के केसेस थे, जिनके बारे में ना सिर्फ पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये कहा जा रहा था कि जनाब इस मुल्क में ये बहुत बड़े करप्शन के केसेस में इन्वॉल्व हैं, और जिनसे लोग एक हद तक खुश हुए कि जनाब अब ये लोग कुछ साइड पे हुए। लेकिन हमें किस शक्ल में नजर आई कि जो वजीर आजम साहब, उनके बेटे आसिफ अली जरदारी साहब, ओमनी ग्रुप, मनी लॉन्ड्रिंग, ख्वाजा आसिफ का नाम अभी लिया गया, नेम एनीबॉडी, तो वो क्या थे? करप्शन के केसेस में थे। क्या होता है कि 16 वर्ष में महीनों में उन्होंने ओपनली आके टीवी पे कहा कि जी हमको तो लाया गया है और हम आए हैं अपने करप्शन के केसेस खत्म करने के लिए। हम आए हैं अब ये सारी चीजें कुछ होती हैं, ये शख्सियात के गिर्द घूम रही है। हम थोड़ा सा इसको जरा एक सिस्टम के ऊपर, या पार्लियामानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है पाकिस्तान के अंदर, पार्लियामेंट जो है कि वो कानून साजी करता है, आइन साजी करता है, अदलिया उन्हीं कवानीन आइन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाती है, एग्जेक्टिव जो है कि उस कानून के दायरे के अंदर रह कर जो है कि वो अवाम की फलाह बहबूद उसका पहला बुनियादी नुक्ता होता है सर्विसेज फराहम करने का। तो अभी अब लेजिस्लेशन की तरफ आ जाते हैं, जिस पॉइंट पे हम अभी डिबेट को लेके जाना चाह रहे हैं कि अभी रिसेंटली जो ये हर दौर के अंदर हुआ, सिर्फ इस दौर में नहीं कि अभी हम देख रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर 29 बिल जो है वो पास किए गए। अब पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर हम देखते हैं तो एक दिन में उन्होंने 20-22 उन्होंने भी पास कर लिए थे, और हर दौर के अंदर ऐसा होता रहा है। लेकिन अभी जो इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल्कुल ऐसे वक्त पे जब केयर टेकर गवर्नमेंट आ रही है और फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स हो रही हैं, और उसके अंदर केयर टेकर का जो कैरेक्टर है, उसके जो अगराज व मकासद हैं वो चेंज किए जा रहे हैं, उसको मजीद वो पावर्स दी जा रही हैं जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के अंदर जो उसकी तमहीद या दिबाचा है उसके अंदर ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर मुमलकत खुदादाद में क्योंकि जमहूरियत है और जमहूर के मुंतखब नुमाइंदे जो हैं कि वो इक्तदार और हाकिमियत का हक जो है वो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो हक अगर हम केयर टेकर्स को दे रहे हैं तो फिर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है ये उसके मुनाफी नहीं होगा। ये बुनियादी मेरा एक क्वेश्चन है। और इसके अंदर जो दूसरा एक अहम नुक्ता है जो हल्का बंदियों के हवाले से, वो नुक्ता यह है कि जी 4 महीने पहले शेड्यूल से आपको हल्का बंदियां करनी है। मौजूदा मरदमशुमारी के नतायज आए नहीं, वो नतायज अगर आते हैं, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है जी हमें 4 महीने हल्का बंदियों के लिए चाहिए, और नए कानून के मुताबिक इलेक्शन शेड्यूल से 4 महीने मजीद चाहिए और 8 महीने इलेक्शन को आगे ले जाया जा सकता है। ये जो 2 अहम तरमीम इसके अंदर हुई हैं, इसके नतीजे में जो ये खदशात हैं कि केयर टेकर सेटअप जो है कि वो प्रोलॉन्ग कर सकता है, ये किस हद तक दुरुस्त है? मैं चौधरी खादिम साहब ये क्वेश्चन आपके पास, फिर असद साहब और फिर आमिर साहब आपके पास भी, तीनों के पास हम क्वेश्चन लेके आते हैं, इसके ऊपर कमेंट्स कीजिए। चौधरी साहब। देखिए खालिद साहब, बड़ा क्लियर है कि जितनी बातें आपने बताई हैं गवर्नमेंट के हवाले से, ये जो सिस्टम है ना हमारा, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम पार्लियामेंट्री, इसका नाम ही करप्शन, ब्लैकमेलिंग, इसके अलावा कोई नहीं। उसकी वजह ये कि जो इसकी बुनियाद है ना वो करोड़ अरब रुपये से पड़ती है। एक एमपीए, एक एमएनए जब अपनी कंस्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ के आता है ना तो वो करोड़ रुपया लगाता है। वो इसीलिए लगाता है कि जब मैं आऊँगा तो जब गवर्नमेंट हमारी बनेगी तो तमाम बने हुए आइन कानून सुपरसीड करके उनका बलडोज कर देंगे। ये आपके सामने हुआ है। ये नैब को कैसे उसके बने हुए कानून ख़त्म किए उन्होंने। ये तमाम मनी लॉन्डर्स, ये जितने भी हैं, ये कैसे हुक्मरान बने? पावर आई ना। ये असम्बली जो है ना, ये माजगैन की ये शेल्टर है तमाम मनी लॉन्डर्स का, तमाम ये बत्ताखोरों का, मनशियात फरोशों का, ये सब जाके देखिए इसमें लेकिन पार्लियामानी जमहूरियत का तो कोई कसूर नहीं ना इसमें। तो देखिए अगर अकाउंटेबिलिटी आपकी मौसर होती है और इलेक्शन आपके टाइमली और कंटिन्यूटी उसके अंदर होती है, मेरे ख्याल खुद खुद लोग सफाई नहीं करेंगे। यही बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कैसे हुआ है, इसी तरह तो हुआ है। ये 75 साल से यही ड्रामा चल रहा है ना, कोई बेहतरी तो नहीं आई। लेकिन 75 साल से कंटिन्यूटी भी तो नहीं थी, चाहे वो जमहूरियत की अकाउंटेबिलिटी की। लगा के एमएनए आएगा, वो पहले अपने पूरे करेगा, अपने फाइनेंसरों को ठेके देगा। इसीलिए तो बेड़ा गर्क नहीं हुआ मुल्ला का। मकरूज कशकोल लेके फिर रहे हैं। जो भी आई है हुकूमत, सब ने कशकोल पकड़ा। जो मुल्क 23% जिसका ऑफिशियली रेट हो जाए सूद के ऊपर, कैसे सरवाइव करेगा? कोई सोच सकता है कि जो बाहर से दूसरे ममालिक वाले
वहां से बैठ के आपको कंट्रोल करेंगे। बाहर मुल्कों में 4%, 3%, 5% के ऊपर वो लोन ले अरब रुपया और पाकिस्तान में आके जमा सिर्फ करा दे, और उनको 5% उन ममालिक को भी दे के, उन बैंकों को दे के 18-20% उनको प्रॉफिट मिलता रहेगा, और साल 6 महीने में आपके पास जो है वो तरह के पैसे नहीं है, अभी भी नहीं है। कैसे सर्वाइव करेंगे? एक तो इनको सूट करता है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि जितने हुक्मरान मिलते हैं मोस्टली, चांदे को छोड़ दे आप, सबका हराम का कमाया हुआ माल बाहर पड़ा है, और जिन मुल्कों में पड़ा है वो फिर बाहर से इनकी जो है ना वो प्रोटेक्शन करते हैं और लेके जाते हैं इश्तिहारियों को, कैदियों को, मुजरिमों को साइन कर करके सजा याफ्ता कि जनाब ये हमारे काम के। देखिए ये जो पड़े हैं। सारी दुनिया में आपको किसी ना किसी हद तक ये बातें, ये खराबियां मिलती हैं, लेकिन उसको सिस्टम ठीक करता है, उसको कानून ठीक करते हैं, उसको इदारे ठीक करते हैं। एक छोटी कमर्शियल ब्रेक लेनी है हमें, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर इस बात की आगे बढ़ाते हैं कि क्या वाकई पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम इतना खराब है कि इसको लपेट के कुछ इसका कोई अल्टरनेटिव लिया जाए, या ऑलरेडी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और जो कवानीन हैं इन तमाम इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कि अगर उनके ऊपर मुअस्सर अमल किया जाए तो इसी निज़ाम को ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। ब्रेक के बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बातचीत हम कर रहे हैं मुकदमा अवाम का, और अवाम के मुकदमे में आज हम जो बुनियादी इशू है, एक तो हमने बातचीत की कि हमें शहादत हुसैन से क्या दर्स मिलता है और हम पाकिस्तान को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, और इसमें खास तौर के ऊपर अभी हम पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के ऊपर और फिर जो कानून साजी अभी रिसेंटली हुई है उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। असद साहब आपकी तरफ आता हूँ, चौधरी साहब ने तो पूरे पार्लिमानी सिस्टम को कहा जी इसको, इस सिस्टम को ही लपेट दिया जाए और फिर कोई शायद कोई नया सिस्टम आए और फिर इस्लाह की गुंजाइश है, लेकिन यही निज़ाम दुनिया के कई ममालिक के अंदर है। पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, अवाम जो है कि वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हैं, अवामी नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, फिर उन्हीं कवानीन को आइन के ऊपर अमल दरामद करते हुए मामलात को ठीक किया जाता है। तो अगर कोई और सिस्टम भी अगर हम ले आए और मिजाज और अवाम यही हो, हुक्मरानी का मिजाज भी हो, तो फिर सिस्टम के अंदर तो खराबी ना हुई, तो कुछ लोगों के अंदर खराबी हुई ना फिर। ये तो नहीं, मैं आपसे एक अर्ज करूं, 73 से आपका पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया, जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना, 50 साल कर लें, उन 50 सालों के अंदर से आप 20 साल अलहदा कर लें, 11 साल जनरल ज़ियाउल हक के और 9 साल जनरल परवेज़ मुशर्रफ के, दैट मीन 20 ईयर्स ओके मिलिट्री रजीम, 30 साल आपने पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख लिया। अगर इन 50 सालों का आप कंपैरिजन करते हैं तो आप ये कह सकते हैं 77 से लेके 88 तक पूरे मुल्क के अंदर किसी तरह की कोई मुआशी बहरान नहीं था, लोगों की ज़िंदगियाँ इतनी मुश्किल नहीं थी। 99 से लेके 2008 तक जो वो टेन्योर था मुशर्रफ वाला, आप यकीन माने मैं आज भी जब लोगों से मिलता हूँ एंड आई एम रियली सरप्राइज दिस एज कि दैट वाज द बेस्ट पॉसिबल टाइम फॉर पाकिस्तान। डॉलर का आप रेट देख लें, आपके फॉरेक्स रिजर्व देख लें, इट वाज दैट टाइम। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जिस दिन जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था कंट्री को, मुल्क पे कर्जा था 39 बिलियन US डॉलर का। 2008 में जिस दिन उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था तो उस दिन पाकिस्तान पे कर्जा रह गया था 34 बिलियन, और साथ ही आप IMF के चुंगल से आज़ाद हो गए थे एंड यू हैड एनफ मनी एक्चुअली इन योर फॉरेक्स रिजर्व। इसके बाद आप हथे चढ़ गए पीपल्स पार्टी के और फिर नून लीग के 2008 से लेकर 2018 तक, और अब ये सारा सिचुएशन देखिए। मैं एक आपसे अर्ज़ करूं, हकीकत में मैं बताऊं कि पूरे मुल्क के अंदर लोगों ने सर पे हाथ रखे हुए हैं और बद्दुआएं दे रहे हैं इन रूलर्स को जो इस वक्त पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं और तमाम सियासी जमातों को आप से। और मैं ये आप ही के प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये कहना चाहूँगा, हमें वी आर नो मोर इंटरेस्टेड इन दीज पोलिटिकल पार्टीज़, इनकी पोलिटिकल गिमिक्रीज के अंदर। और जिस तरीके से खादिम मांडा साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है, ये अपने करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और उसके बाद वो करोड़ों रुपए सूद दर सूद के साथ हम आवाम से ये वसूल करते हैं। आप ये एग्जाम्पल बहुत सारी आपने सुनी होंगी कि जिस मुल्क के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर सरकारी गाड़ियाँ होंगी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को देख लें टोटल कितनी, कोई 80 या 90 के करीब उनकी गाड़ियां हैं। सी द डिफरेंस, वाई? बिकॉज आपने बात की ना, ये पार्लिमानी, वहां भी पार्लिमानी जमहूरियत है। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूं, इसलिए सिस्टम के अंदर तो नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल्स के अंदर एक आपसे आपको ये मानना पड़ेगा, आपके मुल्क के अंदर कोई आपके इंसाफ का सिस्टम नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है। बिकॉज इन पॉलिटिकल जो ओके आप कह सकते हैं कि जादूगर है, इनको कहें आप, कि इन्होंने इस तरीके से सारा कुछ गड़बड़ कर दिया है कि हर चीज़ इनके फेवर में जाती है। पिछले दिनों डोंट यू रिमेंबर कि चेयरमैन सेनेट के बारे में लोग कहते थे कि ये बड़ा सादा और ठीक आदमी है, और सी उसने किस किस तरह की मराहत सिर्फ चेयरमैन सेनेट के लिए मंजूर कराई। मैं
से ये ज़रूर कहूँगा। अच्छा, अगर पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या सिस्टम को आप समझते हैं खत्म कर दें तो फिर क्या मैं एक चीज़ यही मैं कहना चाहता हूँ, या आप जो है कि कहते हैं कि मुशर्रफ साहब का जो दौर था वो वापस आ जाए? मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा इसमें। मैं आपसे ये कहूँगा, अब आपकी आ रही है इंटरिम गवर्नमेंट और शुक्र है कि इन PDM के लुटेरों से पाकिस्तानियों की जान छूट जाएगी। पहले तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ, I would say there is no need, we don't need these political people, we don't need these political parties. आप ये 2 साल 3 साल इस सिस्टम को चलाएं, कम से कम बहुत अच्छे लोग इलेक्ट करें, सिलेक्ट करें, जो कि जिसने प्राइम मिनिस्टर लगना है, जिन्होंने वज़रा बनना है, मुख्तसर छोटी काबीना रखें और पूरी दुनिया में ये मैसेज आए जी कि ये गवर्नमेंट जो अगले 2 से 3 साल चलेगी। आई कैन एश्योर यू एवरीथिंग इज पॉसिबल। हम तंग आ चुके हैं इस पॉलिटिकल सिस्टम से, पॉलिटिकल गिमिक्री से। मैं बार बार ये आपसे कह रहा हूं, नहीं मुझे कहने दीजिएगा। आपने हल तो दे दिया ना। ना उसकी वजह मैं बताता हूं आपसे। और भी है। हाँ, मैं एक चीज कहूं, अभी ओके जी आर्मी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि जी वो जाएंगे, ओके एग्रीकल्चर के अंदर जाएंगे, लेकिन ये भी उनका काम नहीं। देखिए बुनियादी काम अच्छा, उनका नेशनल सुने ना, सिक्योरिटी वो नेशनल सिक्योरिटी से तो कोई पीछे नहीं हुए ना, नेशनल सिक्योरिटी तो कोई खत्म नहीं हुई है। बट जब आपके पॉलिटिकल लोग जो हैं आपके मुल्क को इस सिचुएशन में लेके चले जाएंगे तो डू यू थिंक सारे लोग बैठे देखते रहेंगे? देखिए असद साहब, अवाम का एतमाद सबसे बड़ी बात होती है किसी भी काम के लिए, कामयाबी के लिए। लेकिन जब अवाम ये सवाल करेंगे कि अभी एग्जैक्टली 2 महीने पहले जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन थी कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए पंजाब KP के अंदर, उस वक्त हमारी वजारत दिफा ने कहा कि हम बहुत से कौमी बहरान हैं, चैलेंजेस हैं दहशतगर्दी के, हम उनके अंदर इतने इन्वॉल्व हैं कि हम सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। उसके अंदर आपको कोई शक है? इसके बाद मेरी बात होने दे पूरी। अच्छा, अब लोग ये सोचेंगे कि 2 महीने पहले ये सिचुएशन थी कि इलेक्शन को सिक्योरिटी नहीं दे सकते थे, अभी 2 महीने बाद पूरे पाकिस्तान की ज़राअत को भी, IT को भी, माइनिंग को भी, तमाम चीजों को ठीक करने आ गए हैं। तो अब वो हालात 2 महीने में बदल गए, तो इसलिए जब अवाम का इत्मीनान नहीं होगा किसी के ऊपर तो कैसे चीजें आगे बढ़ सकेंगी? एक चीज आपसे अर्ज करूं, अच्छा मैं आपसे एक सवाल मैं करता हूं, डू यू थिंक कि इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर हम तीनों चारों पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं, कोई एक किसी पॉलिटिकल पार्टी पे लोगों का एतबार है? नून पे करते हैं, पीपल्स पार्टी पे करते हैं, JUF पे करते हैं, मैंगल पे करते हैं, MQM पे करते हैं और इवन फॉर दैट मैटर PTI पे करते हैं। देखिए, इसका बेहतरीन करने की जरूरत है ना? बेहतरीन हल ये होता है कि जब आप इलेक्शन के अंदर जाते हैं आपको टर्नओवर बता देता है। अगर इलेक्शन के अंदर टर्नओवर 20% 30% हो तो इट मीन कि अवाम का इलेक्शन की बात कर रहे हैं। अगला बंदा कहता है कि मैं 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा, मुझे मौका दें तो मैं आपकी किस्मत बदल दूंगा। भाई पहले अगर क्या कर रहे थे आप? 50% या 60% या 70% वोट डालते हैं लोग आके, तो फिर तो आपको लोगों की उसकी पॉलिटिकल विल या कंसेंट के ऊपर हमें एतबार करना होगा। मैं आपसे माजरत के साथ एक चीज कहूंगा, मुझे आम लोगों को, मुझे अपने घर को चलाने से मतलब है, पाकिस्तान की सलामती से मतलब है, पाकिस्तान को मैं तरक्की करता हुआ देखना चाहता हूं, बिजली के बिल मुझे कम चाहिए, पेट्रोल मुझे सस्ता चाहिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं प्रोवाइड कर सकती। सिर्फ कशकोल लेके जाएंगे, भीख मांगने जाएंगे। राय साहब, जो बुनियादी क्वेश्चन था मेरा कि जो 2 इंतखाबी इस्लाहात के अंदर इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर तरमीम की गई, केयर टेकर को बायलैटरल, ट्राइलैटरल और जो इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए एग्रीमेंट करने की इजाज़त दी गई, और फिर वो जो इंतखाबी शेड्यूल और मरदमशुमारी को अटैच किया गया 4 महीने, जो एक खदशा है कि ये इलेक्शन को आगे, मांडला साहब और असद साहब जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं जी 2-3 साल भी अगर हुकूमत जाती है ले जाए टेक्नोक्रेट की, तो फिर तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन हर चीज तो कहीं और चली गई। आपके कंसर्न भी हैं ऐसे ही, आप समझते हैं कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहकर ही जो है कि मामलात को हम ठीक कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले ज़ियाउल हक ने इस मुल्क के आइन ने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया। उससे पहले जनरल अयूब साहब भी रहे थे, आप भूल गए उनको? जी, मैं 73 के आइन की बात कर रहा हूं। अच्छा जी, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इसको तो मैं एक कागज का टुकड़ा समझता हूँ। ज़ियाउल हक ने इस मुल्क में करप्शन की बुनियाद रखी और उसके बाद जो ये करप्शन का सिलसिला शुरू हुआ, चाहे उसमें मियां नवाज शरीफ एंड फैमिली को उन्होंने लाके इनकॉर्पोरेट किया, और उसके बाद जो सिलसिला चला वो थमने नहीं रुका। उसके बाद हम देखते हैं मुशर्रफ साहब की बड़ी तारीफ हो रही है, तो मुशर्रफ साहब ने क्या किया इस मुल्क में जो उन्होंने पॉलिसी की, वो पॉलिसी ये थी कि जनाब इस मुल्क में उन्होंने जो अमेरिकन के साथ वो तोरा बोरा के एक खौफ से उन्होंने जो काम किया, तो उससे ये हुआ कि आपने देखा कि आइन को दोबारा इस तरीके से खिलवाड़ किया कि जनाब इस मुल्क में मुख्तलिफ किंग्स पार्टीज बनानी शुरू कर दी। आपको PPP नजर आई, आपको Q लीग नजर आई,
اور نتیجہ کیا ہوا کہ ہم جو آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں، اس ملک کو اگر قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا تو ایک قانون دان تھے، ایک قانون کے مطابق بنایا تھا، اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جی آئین پاکستان کو سائڈ پہ رکھ دو، آئین کو ہم اٹھا کے اس کی کوئی اہمیت نہیں، ردے کی ٹوکری میں پھینک دیا جائے، اور اس ملک میں مجھے بتائیے کہ جی کون سا قانون ہے یا کون سا جون سا آئین ہے اجازت دیتا ہے کہ جی 4 سال تک ایک یا 3 سال تک ایک انٹرم گورنمنٹ چلے. ابھی پی ڈی ایم کی تو برائی ہو رہی ہے، لیکن اسی پی ڈی ایم سے قانون سازی کروائی جا رہی ہے کہ جناب جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس کو اختیارات وہ دے دیے جائیں کہ جو کہ ایک عوام کی چنی ہوئی چوزن ریپرزنٹیٹیوز آف دا پیپل، ان کو جو اختیار ہے وہ لے کے کچھ ایسے ہینڈ پیکڈ لوگوں کو دے دی جائے. یہ کون لوگ چوز کریں گے؟ آپ نے تو آئین پاکستان کو اگر دیکھیں تو لیڈر آف دی اپوزیشن، لیڈر آف دی ہاؤس نے پرائم منسٹر کو چوز کرنا ہے، 90 ڈیز یا 60 ڈیز کے لیے چوز کرنا ہے. اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، نہیں جس کی لاٹھی جس کی بھینس کے جی 2 سال 3 سال چلا دیں، یہ کر لیں، یہ کہاں پہ دنیا آپ کو کیا کہے گی کہ آپ کون سے سسٹم میں؟ what would you call that system؟ کیا وہ پریزیڈنشل فارم ہوگی؟ کیا وہ ڈیموکریٹک ہوگی؟ کیا وہ کانسٹیٹیوشنل ہوگی؟ آپ کی عدالتیں کس آئین کے تحت چلیں گی؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایک کوئی لیب ہے؟ فار گاڈ سیک لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ. یہ کہیں بند دروازوں میں فیصلے نہیں ہونے چاہیے کہ جناب اب ہم نے یہ کر لینا ہے وہ کر لینا ہے. ایک فری فیئر الیکشنز کی طرف بڑھنا ہے اس ملک نے، وہی واحد راستہ ہے. عوام کو اگر شعور آ گیا، اگر کہا جا رہا ہے، ابھی کرنل صاحب نے کہا کہ آئی کیو لیول بہت اچھا ہے، تو انہیں فری فیئر الیکشن کا موقع دیجئے. ان کو یہ کہاں سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ان کو کسی پولیٹیکل پارٹی پہ بھروسہ نہیں؟ تو وہ کیا جو ابھی پولیٹیکل پارٹیز کے جو آپ نے جلسے دیکھے یا جو لوگ آتے ہیں، آپ ان کو سیاست سے دور کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ان کو ان کے جمہوری حق، ان کو ووٹ کے حق، آئین پاکستان جو راستہ دکھا رہا ہے اس سے دور کر کے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ پہ یہ لوگ مسلط کیے جا رہے ہیں، کوئی کہاں سے چوز کیا جائے گا، کوئی دس از ناٹ دا وے. سوری، آئی ڈو ناٹ ایگری. اور the only course left is جو آپ نے بات کی آئینی ترامیم کی، جی ہاں میں اس طرف لانا چاہ رہا تھا، یہ تو ایک آئیڈیا تھا. خیر آئینی ہے. آئین پاکستان کہتا ہے جو کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں، کیئر ٹیکر کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کا ایک 60 ڈیز کا یا میکسیمم 90 ڈیز کا انٹرم پیریڈ ہے تو اس میں ڈے ٹو ڈے افیئرس کو چلانا ہے. کیئر ٹیکر آتا ہے کسی گھر میں، جب مالک نہیں ہوتا تو کیئر ٹیکر آ کے وہاں پہ کچھ وقت کے لیے انتظامی امور چلاتا ہے. وہ پالیسی نہیں بنا سکتا، وہ اکانومی کی نیگوسیشنز نہیں کر سکتا، وہ کوئی ایسی پالیسی نہیں بنا سکتا کہ جو کہ 3 مہینے کے بعد اگر دوسری حکومت آتی ہے تو یہ کیسی پالیسی ہوگی؟ تو دس از آل وچ از الٹرا وائرس ٹو دا کانسٹیٹیوشن. اور ذاتی طور پہ یہ جو بھی امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں اس اجلت میں، اس کا نقصان پی ڈی ایم بھی اٹھائے گی، پیپلز پارٹی بھی اٹھائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جب یہ چیلنج ہوگی، خواجہ آصف نے 2013 میں چیلنج کیا تھا کہ انٹرم گورنمنٹس جو سی ہیں ان کے اختیارات کے بارے میں بڑی ڈیٹیلڈ ججمنٹ ہے، اور اس گولڈن ججمنٹ کی بنیاد پہ یہ سسٹین نہیں ہو سکتی چیزیں کہ جی پہلے 6 مہینے سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں پنجاب اور کے پی میں، اب یہی طرز حکومت. اب محسن نقوی صاحب کے پاس کیا مینڈیٹ ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے گورننس ہو رہی ہے. کیا پنجاب کی عوام خوش ہے؟ اگر ہم پی ڈی ایم کو کہتے ہیں، یہاں تو پچھلے تقریباً 7-8 ماہ سے ایک کیئر ٹیکر بیٹھا ہے. پنجاب میں کیا کیئر ٹیکر نے کر دیا، کیا کر کے دکھا دیا، لا اینڈ آرڈر کے کیا حالات ہیں. سو the only course left, I'll again repeat, is کہ آپ فیئر فری الیکشنز پہ جائیں. اور یہ کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے منافی ہے، اور اس کے اندر بڑے چانسز ہیں کہ اگر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے تو یہ سٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا.
असद साहब थोड़ा सा अपना कुछ क्लैरिफिकेशन करना चाहते हैं, और खास तौर के ऊपर ये बड़ा वैलिड पॉइंट था राय साहब का, जिसपे वो कह रहे थे कि आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि दुनिया भर की अक़वाम के अंदर पाकिस्तानी अवाम का IQ लेवल बहुत अच्छा है, तो फिर हम अवाम को फैसले का इख्तियार क्यों नहीं देते, एतबार क्यों नहीं करते? मुझे एक चीज बताएं, पिछले 16 महीने में जो कुछ PDM ने किया या जो कुछ भी हुआ, हुकूमत बदली, सारा कुछ है, आप समझते हैं कि इसके अंदर अवाम का कोई अमल दखल था? वाई? बिकॉज ये है इस सिस्टम की वीकनेस। दूसरी मैं आपसे अर्ज करूँ, राय साहब से भी बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक रिक्वेस्ट के साथ, सर ये 6 महीने साल ये इंटरम को आ जाने दें, और ये जिन्होंने पाकिस्तान से पैसा लूटा है ना, आपने जरदारी का तस्करा किया, नवाज शरीफ का किया, इनको सऊदीया के स्टाइल में अंदर बंद करें, इनसे पैसे निकालें जो उन्होंने पाकिस्तान से लूटे हैं, जो उन्होंने बाहर जायदादें खरीदी हैं, इसके बाद करा लें इलेक्शन। क्या फर्क पड़ता है? इनसे पैसे लेना बड़ा जरूरी है। राय साहब मैं आपसे अर्ज करूं, इसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। ये खरीदते हैं लोगों की, जिसको कहते हैं उनको, उनके सोल्स को, उनके जमीरों को ये खरीदने वाले लोग हैं। और किससे? हमारे टैक्स के। अब छोटे से एक और ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट हो रही है, और इलेक्शन नहीं होने चाहिए, निगरान सेटअप को तवालत मिलनी चाहिए, पहले एहतसाब होना चाहिए, फिर इंतखाब होना चाहिए, और आईन पाकिस्तान का क्या होना चाहिए, इस पर हम बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बातचीत कर रहे हैं और बड़ी गर्मा गर्म हीटेड डिबेट हो रही है। एक ख्याल है कि निगरान हुकूमत को 3 महीने नहीं 6 महीने बल्कि 3 साल तक भी एक्सटेंशन मिले तो ज़रूर होनी चाहिए। पहले बड़ा कड़ा एहतसाब हो और फिर इलेक्शन हो। राजा आमिर साहब का ख्याल है कि नई कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाए, अवाम की राय का एहतराम किया जाए, और जो मुंतखब हुकूमत आए वही ये कड़ा एहतसाब करे, जो भी काम करना है उसको होना चाहिए। बारला साहब, आपकी क्या ओपिनियन है कि निगरान सेटअप को कहाँ जाना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का फिर हम क्या करेंगे अगर हम 3 महीने से आगे जाते हैं, 6 महीने, अभी तो पंजाब के अंदर और KP के अंदर तो चले ही गए हम, तो फिर ये आईन पाकिस्तान और ये सब का क्या करेंगे हम? देखें खालिद साहब, राजा साहब ने 2 बातों का जिक्र किया। एक तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का उन्होंने जिक्र किया कि वो कानूनदान थे, उन्होंने मुल्क बनाया। तो उनसे जब पूछा गया ना कि ये मुल्क चलेगा कैसे, तो उन्होंने बड़ा क्लियर बताया कि मैं कौन हूँ बताने वाला, कि ये इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया मुल्क, अल्लाह का कुरान पाक एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। 1300 साल पहले उस वक़्त कायदे आज़म ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारा कुछ बता के चले गए, जब मुल्क उस डगर पे चलेगा। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर इस्लामी मुल्क के लिए एक प्रॉपर मंशूर दिया। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अकामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता व अमरु बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर, कि अगर किसी को सरजमीन के ऊपर हुक्मरानी दी जाए तो उसका सबसे पहला काम ये अकामुस्सलात के नमाज कायम करे, व आतुज़्ज़कात ज़कात का निज़ाम, व अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, और अच्छाई का हुक्म दे और बुराई से रोके। ये बुनियादी मंशूर है। फिर आयन की बात की है राज साहब ने, तो मैं गुजारिश करता हूं कि आयन में लिखा हुआ है कि कोई कानून पाकिस्तान में कुरान और सुन्ना के खिलाफ नहीं बनेगा। तो सूद किसने हलाल किया इधर? कुरान में हमारी शरीयत कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। अभी आया ना, भी हाल ही भी आया, इससे पहले भी 90s में पहले भी है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला तो अल्लाह का ना, अल्लाह ने जिस चीज को वहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि मैंने सूद को हराम किया, तजारत को हलाल किया, कि जिस चीज को अल्लाह पाक हराम कर दे फिर वो कैसे बन गया, अभी तक क्यों चल रहा है? दूसरी बात, आयन में लिखा कि उर्दू जबान सरकारी जबान हम करेंगे, नहीं हुई आज तक। हाल ही में जो धज्जियां बखेरी गई आयन की, ये जो केयर टेकर बैठे हैं आपके, तो आयन बेचारा लूला लंगड़ा फिर रहा है, और जिसका दिल करता है वो डंडे से आयन को कभी इधर हाँक लेता है, फिर तो ये भी हाँक लेता है। फिर ये होगा कि अगर मुंतखब नुमाइंदे कर रहे हैं तो गैर मुंतखब नुमाइंदे भी वही करना शुरू हो जाएंगे। फिर जो आयन के कस्टोडियन है पूरी दुनिया में 130 ममालिक में, हमारा नंबर अदल फराहम करने में कितना है? 126-23 के ऊपर हमारे। मुझे बताएं जो कस्टोडियन है ना, अभी आयन की वायलेशन हुई, केयर टेकर 90 दिन में इलेक्शन कराना था, को हुक्म दिया, जो मनी लॉन्ड्रू को सजाएं देनी थी, बंद हुए। कराची टारगेट किलिंग से जल गया पूरा
कितने हजारों की तादाद में कितनों को फांसी लगी है, आयन पड़ा हुआ है ना। आपने 250 बंदा बल्दिया फैक्ट्री कराची में जला दिया, कितना कहाँ गया आयन, हो गया साने मॉडल टाउन 14 बंदों का मर्डर, 100 बंदे को गोली, आयन किधर है? वाडला साहब इसके अंदर एक बड़ा मैं वो आयन क्यों पूछता हूँ कि वो आयन शरीफ वो अवाम का क्या कर रहा है, अवाम भूखी मर रही है। इसमें माडला साहब, इसमें जो सबसे बड़ा अहम नुकता जो मैंने स्टार्ट में ये बात कही थी, और वो मैं राय साहब और असद साहब से भी कहूँगा उसके ऊपर जरूर बात करें। देखिए रियासत जो है कि वो 4-5 अनासर से मिलकर बनती है, कि खित्ता होना चाहिए, अवाम वहाँ पे यकीनी तौर के ऊपर होंगे, और फिर 3 बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं जो मैंने पहले कहा कि लेजिस्लेटर है, जुडिशरी है और एग्जेक्टिव है। अब पाकिस्तान जिस इस वक्त सूरत हाल से गुजर रहा है, राय साहब करेक्ट कीजिएगा अगर मैं शायद गलत कह रहा हूँ, एक वर्ड होता है, एक लीगल टर्म है स्टेट ऑफ डिफाइंस, जिसके अंदर सम टाइम जो है कि कोई ग्रोह या कोई अवाम का तबका बाज़ का स्टेट ऑफ डिफाइंस में चला जाता है कि वो कानून और आइन को मानने से इनकार कर देता है, जिसको हम बागी कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है कि हमें नज़र आ रहा है कि जो स्टेट ऑर्गन्स हैं, और इसके अंदर 2 खास तौर के ऊपर एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटर स्टेट ऑफ डिफाइंस में जा चुके हैं, और उसमें भी आप देखें कि मासवाए चंद जमातों के आपकी अवाम की सोच अभी भी डिफरेंट नज़र आती है हमें। तो इस सूरत हाल से निकालने के लिए हम स्टेट ऑफ डिफाइंस को अगर इस तरह से बिल्कुल ही आइन कानून को हर चीज़ को ला तल्लक करके और फिर कह दें कोई इंडिविजुअल्स की या कोई मखसूस ग्रोह की हुकूमत कायम कर दें, और फिर वो शायद कोई अपने किसी एक नए ज़ाब्ता इखलाक कानून या के तहत जो बड़ी इस्लाह कर लेगा और फिर ठीक हो जाएंगे, तो मेरा तो ख्याल है उससे ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो जाएगा। कामर साहब, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, आप काफ़ी हद तक दुरुस्त बात कर रहे हैं कि बिगाड़ आपके सामने नज़र आ गया। अभी जो असद साहब ने कहा कि इंटरिम गवर्नमेंट्स को चलाएं, लंबा चलाएं, वो अकाउंटेबिलिटी करेगी। हमने वो जो 7 महीने से पंजाब में इंटरिम गवर्नमेंट है, कौन सी अकाउंटेबिलिटी की, मासवाए एक पॉलिटिकल पार्टी को वो क्रश करने के, उसने जो अकाउंटेबिलिटी के मेगा करप्शन के केसेस थे, जितने भी एंटी करप्शन के या नैब के पास केसेस थे, ये जिनके नाम लिए जा रहे हैं बड़े बड़े जो लीडर्स हैं, वो तमाम के तमाम तो हमें ख़त्म होते हुए नज़र आए। मियाँ शहबाज शरीफ के नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हैं और उनका केस यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसी इंटरिम गवर्नमेंट पंजाब की, उसमें दीगर केसेस थे जितने ख़त्म हो गए क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनको पता नहीं है। उसके अलावा हम देखते हैं कि जी अगर आप डिफाइंस की सूरत हाल है तो डिफाइंस की सूरत हाल अब आपके 10-15 रोज़ रह गए हैं हुकूमत के। लेट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कम, और जिन्होंने डिफाइंस की है, सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जगह बैठी है और सुप्रीम कोर्ट के पास अभी तक एंड नहीं हुए उन फैसलों के कि जो ये 14 मई का जो इलेक्शन कराने का था, अगर नहीं हुआ तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अभी भी डिसीजन रिव्यू पेंडिंग है, डिसीजन देगी। लेकिन जब आप डिफाइंस को सपोर्ट की गई, और सपोर्ट इसलिए की गई कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास बड़ी आसानी से तो कह दिया जाता है कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सब कुछ किया, उसने फैसला भी दे दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एग्जीक्यूशन के लिए कोई अथॉरिटी या कोई डंडे बरदार तो नहीं है कि वो जाके ख्वाजा आसिफ को भी पकड़ के ले आएंगे और इसाक डार को भी कहेंगे कि जी तुम पैसे दो, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कहेंगे कि जी जाके इलेक्शंस कराओ। तो दिस इज समथिंग कि जो बहुत बिगड़ गई है। अब इस बिगड़ी सूरत हाल को अगर संवारा जा सकता है तो वो बाय फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय फॉलोइंग द मैंडेट ऑफ द पीपल, बाय फॉलोइंग अ फ्री एंड फेयर। दुनिया की तहजीब याफ्ता ममालिक आपको यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप अकेले नहीं रह सकते। आपसे कोई ना दोस्त ममालिक बात करेगा, ना कोई दुनिया के अदारे बात करेंगे, ना यूनाइटेड नेशन बात करेगा कि जब आप फ्री फेयर इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे, आप इंटरिम गवर्नमेंट्स को तूल देंगे। आप इस सिचुएशन में, आप आइसोलेशन में सरवाइव नहीं कर सकते। जो जियोपॉलिटिकल हालात हैं उसमें आपने एक ऐसी गवर्नमेंट लेके आनी है कि जिसने स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने हैं। स्ट्रॉन्ग डिसीजंस वही गवर्नमेंट ले सकेगी कि जिसको आवाम का इत्मीनान होगा, जिसके पीछे आवाम होगी। असद साहब आखिरी 1-2 मिनट, राय साहब आखिरी हमारे पास 1-2 मिनट रह गए, असद साहब के पास लेता हूँ क्योंकि ये सारा का सारा आइडिया असद साहब फ्लोट कर रहे हैं, और जो हमें खदशा नजर आता है माडला साहब भी कि वो हमें लगता है कि वो ये जो तरामीम की गई हैं ये कोई बाय डिफॉल्ट नहीं हो गई हैं, ये कोई सोचे समझे तरीके से शायद की गई है। राय साहब ने जो बातें की ना वो बड़ी दिल को लगती हैं। बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और बड़ा जिसको कहते हैं एलैबोरेट करके चीज़ों को बताते हैं, और अगला बंदा कहता है वाकई इसी तरह होना चाहिए। ये होना चाहिए उस मुल्क के अंदर कि
کہ ملک کے جو رولرز ہیں جو کہ ایڈمنسٹریشن کے اندر ہیں ان کے اندر کوئی سینٹی ان کے اندر پرسسٹ کرتی ہو. یہاں تو آپ یہ دیکھیں نا، جس طرح کہ آپ پولیٹیشنز کو دیکھتے ہیں، جس طرح کہ آپ بیوروکریسی کو دیکھتے ہیں، جس طرح کہ آپ کرپشن دیکھتے ہیں، اور رولرز وہ ہیں جو کہ لوگوں کے پیروں میں گرے ہوئے اور کشکول لے کے پیسے مانگ رہے ہیں. وی آر ناٹ دی ون ہو آر بیگرز لائک دس. آئی وڈ سے کہ ہم اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ ہوتا ہے نا ایک بیماری ہوتی ہے، اچھا بھی چلو اس کو پلس دیں تو چلو ٹھیک ہو جائے گا. ہمیں ایک میجر آپریشن کی ضرورت ہے. بالکل ڈیموکریٹک سسٹم ہونا چاہیے، بٹ دین وی سی کہ جب ہمارا پارلیمانی فارم آف گورنمنٹ از ناٹ بین ایبل ٹو ڈیلیور. آپ مجھے یہ بتائیے نا، ایک تو ہم جن کو ہم ووٹ لے کے جاتے ہیں، دوسرا وہ 60 خواتین کو ہم نے بٹھا دیا پارلیمنٹ کے اندر کہ بھئی ان کو کسی طرح کا کوئی نہیں، وہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہیں، اس کے جو سیٹیں ہیں اس پہ آپ نے خواتین لے جا کے بٹھا دیں. اینڈ سی ایکچولی واٹ آر دے ڈوئنگ. دیکھیں پاکستان کے جو سوشل پولیٹیکل کلچر ہے اس کے اندر شاید وہ براہ راست الیکشن نہیں لڑ سکتی، تو اس کو ہم نے انکریج کرنے کے لیے نہیں، دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کو دیکھیں. آپ اپنے ملک کا سسٹم ایک لحاظ سے کیا کیا، اٹس ایبسلیوٹلی رانگ. نو، وٹ آئی سے، میں تو اس چیز کا عادی ہوں کہ قائل ہوں کہ جب تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا، جب تک ہم لوگوں سے لوٹے ہوئے پیسے واپس نہیں لیتے اور اس ملک کو کسی طرح کوئی پٹڑی پہ نہیں چڑھا دیتے. اور یقین مانیے میں ایک ایگزامپل کوٹ کرنے لگا ہوں. لمبی ایگزامپل اوکے نہیں، ترکی کے صدر کے خلاف جب اس طرح کا سلسلہ ہوا تھا تو میں نے انٹرنیشنل میڈیا کو ایسے فلکچویٹ ہوتے ہوئے دیکھا، کبھی طیب اردوان کے فیور میں، اوکے، کبھی دوسری جو بغاوت ہو رہی تھی اس کے فیور میں. اینڈ فائنلی دی تھنگز ور اوکے. نو، وٹ وی سے، مائٹ از رائٹ کی بات ہوتی ہے. جس ملک کو آپ بہتر طریقے سے عوام کی بہتری کے لیے چلائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ دنیا ایکچولی آپ کے ساتھ چلے گی. اگر میں یہ آپ سے کہوں کہ اس وقت سعودی عربیہ، UAE، چائنا، دے آر پریپیئرڈ کہ جی ہاں آپ وہ انویسٹمنٹ کرنے کو بھی تیار ہیں، تھوڑا سا آگے چلنے کو بھی تیار ہیں. وائی؟ بیکاز نو دے انڈرسٹینڈ کہ ہاں جی ان PDM والوں سے تو کم از کم جان چھوٹی. حقیقت میں آپ سے اسد صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور خادم باڈلا صاحب آپ کا، راجہ عامر صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ہماری جو حکمران کلاس ہے اس کو فیصلوں میں ہم نے یہ پروگرام جو ہے کہ یوم عاشور اور کربلا کے میسج سے سٹارٹ کیا تھا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا اپنے حال کو بہتر بنانے کے لیے کیا ایسے فیصلے تو نہیں لے رہے کہ شاید ہم اپنے حال کو بہتر بنا لیں یا وقتی کامیابی حاصل کر لیں اور تاریخ میں ہمارا نام یا مستقبل میں ہمارا نام جو ہے وہ کہیں ظالم یا ان حکمرانوں میں شامل نہ ہو جائے کہ جن کو ہمیشہ برے لفظوں سے یاد کیا جاتا ہے. ہمیں یزید نہیں، حسینیت کا علمبردار ہونا چاہیے اور اس درس کے اوپر عمل کرنا چاہیے جس میں قوموں کا فلاح و بہبود ہو، نہ کہ وقتی طور کے اوپر انڈیویجولز کی فتح ہو. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.